डियर स्टूडेंट्स, आज स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, फिर भी हम अपने संदेशों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सब में से भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। जितना हो पाता है हम लोग रिप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 45 मिनट की क्लास में खुद को कंसंट्रेट नहीं रख पाते हैं। जैसे ही 20 मिनट बीतता है, कुछ बच्चों को प्यास लग जाती है। तो उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में बहुत सारे अंतर हैं। उस कंडीशन में तो वहां टीचर आपको दिखता है, लेकिन यहां आपको टीचर देख भी नहीं रहा है। खैर, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि यदि कोई नहीं भी देख रहा है तो आप अपने काम को ठीक से अंजाम दें, क्योंकि छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने वाले हैं। इसलिए कोई देखे ना देखे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कामों को ठीक से निर्वाह करें, है ना। अब एक बात समझते हैं। हमारे पेरेंट, यानी कि आपके भी पेरेंट, यानी कि हम सबके पेरेंट जानते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ रही है ना। ही विल डू समथिंग फॉर मी, शी विल डू समथिंग फॉर मी, बट व्हाट वी आर डूइंग, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम किताब खोल के बैठ जाएं, बस बैठे रहें, मोबाइल खोल के बस बैठे रहें। तो ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है ना। वो नहीं जानता, आपके पेरेंट नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप किताब खोल के बैठे हुए हैं कि पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आप पे निर्भर है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें। और इन फ्यूचर यदि कोई प्रॉब्लम होती है या इस लाइफ की रेस में आप पिछड़ते हैं, तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे और कोई नहीं होगा। क्योंकि पेरेंट आपको कॉपी, किताबें, है ना, कपड़े और खाना देता है। वो क्या आपको उंगली पकड़ के पढ़ाए नहीं ना। आप छोटे तो है नहीं। तो ये पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ठीक से पढ़ें। किसी मॉनिटर की जरूरत नहीं है कि आपको मॉनिटर करें, है ना। आपको ना देखे कोई, तब भी आप अपना काम ठीक से करें। और इस लंबे समय को, है ना, ये एक लंबा समय है, अभी समय लग सकता है स्कूल चालू होने में। तो उस लंबे समय का सदुपयोग करें, है ना। और 2 महीने में अपने आप को कुछ अच्छा करें, है ना, ताकि लगे कि मतलब हमने कुछ किया है। इस समय भी, जब सारी चीजें बंद थी, उस समय भी हमने कुछ किया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कल हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और आज उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैसे क्या होते हैं, है ना। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक सवाल पूछ लेते हैं, है ना। एक सवाल पूछ लेते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए टेरर ऑफ बंगाल, तो आप बताएंगे टेरर ऑफ बंगाल का नाम हमें, ठीक है। उसके बाद टेरर ऑफ बंगाल जो प्लांट है उसका बोटेनिकल नेम
भी आप हमें बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा आराम से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोई जल्दबाजी तो है नहीं, हम लोग एक एक चीज को समझते रहेंगे, है ना। हमें समझने पे ज्यादा जोर देना है, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में देखा था आपने कि एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म विल टेक पार्ट, है ना। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द अपोजिट सेक्स, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल विल टेक पार्ट। ओके, तो इसी टॉपिक को हम लोग को आगे डिस्कस करना है आज। अब देखिए, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट, है ना, इन्वॉल्व होते हैं, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यानी कि देखिए, कह रहा है कि आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, अब एक बात समझो, कई सारे सवाल है। कह रहा है कि एक ही इंडिविजुअल से दो तरह के अपोजिट गैमेट निकले, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे कि बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो। फिर दूसरी बात, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यदि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, दो इंडिविजुअल्स हो और दोनों अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे होमोसेपियंस है, ह्यूमन बीइंग है ना। तो कह रहा है कि एक ही इंडिविजुअल से दो गैमेट निकल सकते हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल से दो तरह के गैमेट निकल सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि these gamete fuse to form the zygote which develop to form the new organism। कह रहा है कि ये जो गैमेट है ना, इस गैमेट का फ्यूजन होता है ना, ये गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट से आपको पता ही है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कितना आसान है ना समझ पाना इसको। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि इट इज एन इलेबोरेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, ये जो तरीका जो है, ये एब्रॉड यानी कि उसकी तुलना में बड़ा है एक तरह से, है ना। कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ा सा कठिन भी है, आसानी से नहीं होगा, ठीक है, कठिन भी है, और स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इलेबोरेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहे कि बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, sexual reproduction result in the offspring that are not identical to the parent or the amongst the themselves। यानी कि अब देखिए, ठीक है, एक सबसे मजेदार बात यह है कि आपने देखा था कि गुलाब की एक ट्विग्स को आप तोड़ते हैं, लगा देते हैं, तो गुलाब की तरह ही बनता है। रेड रोज का आप ट्विग्स लगाते हैं तो रेड रोज ही बनता है, क्योंकि वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहां यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है ना, जो संतान बन रही है, वो अपने माँ बाप से डिफर है ना। अरे खुद को देखो ना, है ना, खुद को देखो, क्या तुम अपने माँ बाप के बिल्कुल एग्जैक्ट हो? नहीं,
है ना, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि जब बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो बनता है आर नॉट आइडेंटिकल पेरेंट अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि पेरेंट के समान नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपको एक बात समझ के रखना है कि हम लोग अपने माँ बाप के जैसे बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने पेरेंट्स से डिफर होता है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं कि स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है। प्लांट्स हो जिसमें, एनिमल्स हो, फंजाई है ना, सो डैट, है ना, थ्रो दे डिफर सो ग्रेटली इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि देखो तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि देखो प्लांट है, एनिमल्स है, फंजाई है ना, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, और वो क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल डिफर है। हम लोग कैसे दिखते हैं और छोटे पौधे कैसे दिखते हैं, तो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो अलग हुई ना, इवन इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, अब भाई अलग है तो क्या है, आगे देखते हैं। अलग होने के बाद क्या है कि कह रहा है कि एंड फिजियोलॉजी, और वही केवल बाहरी संरचना और अंदर की संरचना ही अलग नहीं है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी भी अलग है ना। मेरी बॉडी की हार्ट बीट कैसी है, जरूरी नहीं है किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में हार्ट हो तो उसकी बीटिंग हमारे जैसे है, ये फिजियोलॉजी होता है। when it comes to the sexual mode of the reproduction, है ना, surprisingly they share a similar pattern, लेकिन क्या होता है कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है ना। तो क्या समझ में आया आपको, मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है और फिजियोलॉजी भी अलग है, उसके बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिमिलरिटी पाई जाती है। अब पूछोगे कि क्या सिमिलरिटी है, दिया तो है नहीं, तो मैं बताऊं। सिमिलरिटी ये है कि उसमें भी गैमेट बनते हैं, है ना, जैसे छोटे जीवों में गैमेट बनते हैं उसी तरह से हमारे में भी गैमेट बनते हैं। गैमेट फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है हम में या अन्य ऑर्गेनिज्म में। जाइगोट का फॉर्मेशन जैसे हमारे अंदर होगा उस तरह से अन्य ऑर्गेनिज्म में भी होगा, तो ये सिमिलरिटी है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि लेटस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर द कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, कि कौन कौन सा जो फीचर है वो कॉमन है ये तमाम तरह के अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है इनमें। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि all the organism have to reach the certain stage of the growth and maturity in their life, है ना, therefore they can reproduce sexually, ठीक है। अब कह रहा है कि that period of the growth is called the juvenile phase, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन द प्लांट। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करता है ना, उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये जो ड्यूरेशन है, बीच का जो ड्यूरेशन है सेक्सुअल फेज स्टार्ट होने से पहले का, उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, है ना। और प्लांट्स में इसी को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो समझने वाली बात है ना। क्या समझना है इसमें, कि समझना ये है कि कोई बच्चा है और वो बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी,
और जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक वो कौन से फेज में है, जुवेनाइल फेज में है। ठीक है, तो उसको वो जुवेनाइल फेज में है। और प्लांट के केस में देखो, प्लांट जब तक ग्रो कर रहा है, एक ऐसा समय आता है उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, उसमें फ्रूट बनने लगते हैं। इसका मतलब कि उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन जो बढ़ने का पीरियड है, छोटे से लेके बड़ा होने तक, फूल बनने तक, क्या हुआ, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज, है ना। तो इस तरह से रहा। अब आगे देखो, आगे समझते हैं हम लोग कि ये जुवेनाइल फेज आपको समझ में आया है, उसके बाद से वेजिटेटिव फेज समझ में आया है। तो इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। कह रहे द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज, है ना, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। जैसे ही जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का अंत होता है, तो क्या होता है, मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल पा रहा है, 1 मिनट, है ना। हाँ, तो कह रहा है कि द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज का जब एंड होता है, वेजिटेटिव फेज का एंड होता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट। ठीक है, कि हायर प्लांट में इजिली रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लांट में व्हेन दे कम टू द फ्लावर, जब फ्लावर निकलने लगते हैं तो ऐसा होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जुवेनाइल स्टेज जैसे ही खत्म होती है, वेजिटेटिव स्टेज जैसे ही खत्म होती है, तो क्या होता है कि एक मार्क दिखने लगता है, एक सिंबल दिखने लगता है ना। प्लांट में तो फ्लावर आने लगती है और एनिमल्स में भी मैच्योरिटी के लक्षण आने लगते हैं। हम बताएंगे आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। थोड़ा आराम से एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इस तरह से यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी के सारे सवालों को जानेंगे। और एनसीईआरटी के हर वर्ड में क्या एक तरह से कितनी गहराई है आपको समझना है ना। मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि एनसीईआरटी एक तरह से गागर में सागर है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी की हर लाइन को आप बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से समझे, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि कम टू द फ्लावर इन द सम प्लांट। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन द सम प्लांट वेयर द फ्लावरिंग अकर, है ना, फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस। ठीक है, what वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ठीक है, जुवेनाइल आर द मैच्योर। अब देखो सवाल गंभीर है ना, सोचने वाली बात है। कह रहा है कि आपने बताया अभी कि यदि कोई प्लांट है, उसमें वो ग्रो करता है और जब उसमें फ्लावरिंग आने लगती है, इसका मतलब कि क्या होता है कि उसकी वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई, अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गई जब उसमें फ्लावरिंग हो गई तो। ठीक है, तो आपने कहा कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। अब एक बात और भी बताएं आप, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा केयरफुल होके सुनना है, गंभीर सवाल है। कोई ऐसा प्लांट है कि जो आपने लगाया और धीरे धीरे बढ़ के, है ना, 1 साल के बाद तैयार हुआ, उसमें उसमें क्या लगने लगे, अब फूल लगने लगे। ठीक है, फिर फूल गिर जाते हैं, फिर अगली बार फूल लगते हैं 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसमें, है ना। तो ये क्या है, तो वो प्लांट किस स्टेज में है, वो प्लांट किस स्टेज में, आपको बताना है कि वो वेजिटेटिव स्टेज में है कि रिप्रोडक्टिव फेज में है, आपको ये बताना है। एक बार और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। आपने आम
का पौधा लगाया है, जो आम का पौधा लगाया है, तो मान लीजिए आपने जब लगाया तो 4-5 सालों के बाद उसमें फूल लगने लगे और उसमें फल भी लगने लगे, आम भी फरा है इस बार, है ना। ठीक है, आम को हमने तोड़ लिया, इस बार खत्म हो गया। फिर अगली बार जो सीजन आएगा, अगली बार जो सीजन आएगा तो क्या बीच का जो गैप है 1 साल का, वो कौन सी अवस्था है, वेजिटेटिव अवस्था है कि मैच्योरिटी है या सेक्सुअल फेज है ना, रिप्रोडक्टिव फेज है, आपको यही बताना है ना। आप सवाल को ध्यान से समझेंगे और खुद से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। देखते हैं आप कैसे बताते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यदि आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये सवाल आपसे है। कह रहे कि ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया। कह भी रहा है कि आप अपने आसपास में कुछ प्लांट्स को देखें, है ना, कुछ ट्री को देखें, है ना। तो आपने देखा कि बहुत सारे ट्री है आपके आसपास में। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर, आफ्टर 1 ईयर? ठीक है, यानी कि क्या उनमें फ्लावरिंग जो होती है वो एक तरह से, जो फ्लावरिंग होती है उसमें क्या होता है कि हर साल एक निश्चित मंथ में होती है। तो बिल्कुल सही सुना आपने, है ना, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन आंसर भी यही है, हाँ। तो आपने देखा है हर साल आम एक निश्चित मंथ में ही क्या होता है, उसकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। कह रहे कि व्हाई डू यू थिंक दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट लाइक द मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने देखा है कि बहुत सारे फल जो होते हैं एक सीजन में ही निकलते हैं, आपको दिखता भी है ना, एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये सीजनल है ना। हाँ भाई, वो सीजनल है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट सो द सीजनल फ्लावरिंग। आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं कि जो साल भर उसमें वो फूल लगते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें साल भर फ्लावरिंग होती है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, सीजनल फ्लावरिंग होती है, जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो आपको ख्याल आ रहा है कि कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें रेगुलर फ्लावरिंग होती है और कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से प्लांट है जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, सीजन में फ्लावरिंग होती है। अरे भाई मैंगो में ही देख लो ना, हर सीजन में फ्लावरिंग होती है, ठीक है, तो सीजनल है। आगे देखें, कह रहा है कि प्लांट की बात कर रहा है कि द एनुअल एंड बाइनियल टाइप, कि प्लांट जो होते हैं वो एनुअल हो सकते हैं और बाइनियल हो सकते हैं। एनुअल और बाइनियल का मतलब हम समझते हैं। एनुअल का मतलब कि वह अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल के विद इन कंप्लीट कर रहा है। जैसे देखो व्हीट प्लांट है ना, गेहूं का पौधा लगाते हो, 4 महीने के बाद उस फसल की क्रॉपिंग मतलब क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको उसकी कटाई कर लेते हैं, थ्रेसिंग कर लेते हैं, 4 महीने के बाद काट लेते हैं, 5 महीने 4 महीने। तो ये क्या हुआ, एनुअल हुआ। उसके बाद से बाइनियल प्लांट का मतलब क्या हुआ कि जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बाइनियल कहते हैं। और जो अपनी लाइफ साइकिल को कई सालों में कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं बताओ तो थोड़ा सा। उसको बोलते हैं पेरेनियल, है ना, यानी कि बहुवर्षीय। जैसे आम का पौधा है, वो 1 साल जिंदा नहीं रहता, अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं करता, 2 साल नहीं करता, वो सालों साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है, इसलिए क्या है, वो पेरेनियल है। तो कह रहा है कि प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल सो द क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड द सेनेसेंट फेज, यानी कि उनमें क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है और सेनेसेंट फेज होता है। बट द पेरेनियल, और पेरेनियल की भी बात कर रहा है यहाँ पे, पेरेनियल स्पीसीज इज द वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज।
यानी कि इस फेज को आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो बहुवर्षीय पौधे हैं उनमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, इसको आसानी से नहीं पहचान किया जा सकता है ना। कह रहा है कि ये फ्यू प्लांट एग्जिबिट द अनयूजुअल, कह रहा है कि a few plant exhibit unusual flowering phenomenon, some of them such as the bamboo species, bamboo species के बारे में दे रखा है यहाँ पे, है ना। मैं इसको इरेज करता हूं। तो बम्बू स्पीसीज के बारे में दे रखा है। बम्बू स्पीसीज के बारे में, मेरी कलम थोड़ी सी खराब हो गई है भाई, है ना। ये नॉर्मल पेन नहीं है आपकी तरह जिसे मैं स्क्रीन पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखें, कह रहा है कि ये फ्यू प्लांट एग्जिबिट, है ना, जो कुछ ऐसे प्लांट है अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज द बम्बू स्पीसीज, यानी कि बम्बू स्पीसीज को लिया जाए, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना, जनरली आफ्टर द 50 to 100 ईयर। यानी कि कह रहा है आपको पता है कि बम्बू के भी फ्लावर होते हैं, है ना। थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा ना सुन के कि क्या बम्बू के भी फ्लावर होते हैं, हमने तो नहीं देखा, है ना। तो आपने नहीं देखा इसका मतलब कि बम्बू में फ्लावर होते ही नहीं है, ठीक है। बम्बू में फ्लावर होते हैं और पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद एक बार ही फ्लावरिंग होती है, और वो भी फ्लावरिंग 50 to 100 ईयर के बाद होती है। तो आप समझे आपने क्यों नहीं देखा है बम्बू के प्लांट में फ्लावर, क्यों नहीं देखा है ना। साल भर का एक बम्बू होता है, आप उसको काट लेते हैं, फिर अगली साल के लिए नया बांस निकल आता है ना। एक साल, हर साल आप बांस को काटते जाते हैं तो आपको कहां से दिखेगा, आप उसे 50 साल के लिए छोड़ दीजिए ना, है ना, तब तो दिखाई देगा। तो बम्बू के प्लांट में फ्लावरिंग होती है, और वो भी कितने समय के बाद होती है, वो 100 ईयर के बाद हो सकती है। 50 to 100 ईयर के बीच में वो फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट एंड डाई, ठीक है। और कह रहा है कि बहुत सारे कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, तो बहुत सारे तरह का क्या करता है, फ्रूट और डाई भी प्रोड्यूस करता है। कह रहा है कि एनोदर प्लांट, एक और भी इसी तरह की प्लांट, है ना, की बात करेंगे हम लोग। इसका नाम क्या है, आपको बहुत ही मजेदार है, सुनिए पहले। कह रहा है कि एनोदर प्लांट स्टोबिलेंथस, है ना, कुंथियाना, कुंथियाना, जिसका हम लोग नाम रखे, कॉमन नेम रखे हैं नीला कुरंजी, है ना। नीला कुरंजी एक फ्लावर का नाम है, और फ्लावर के बारे में खास बात यह है कि 12 साल बाद इसमें फ्लावरिंग होती है ना। कमाल की बात है ना, ठीक है। अब देखो कि स्टोबिलेंथस याद रखने की जरूरत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये टर्म है तो इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है नीला करौंजी, जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है। केवल फ्लावरिंग ही हमें आश्चर्यचकित नहीं करती है, और देखो क्या आश्चर्यचकित करती है उसकी। कह रहा है कि एज मेनी ऑफ यू वुड नो, है ना, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर 2006। यानी कि देखो ये जो नीला करौंजी है, इसमें क्या कब फ्लावरिंग हुई थी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई थी, है ना। सितंबर अक्टूबर 2006, है ना, 2006 में सितंबर अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग हुई थी, है ना। इट्स मीन्स द फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, लार्ज ट्रैक ऑफ द हिली एरिया इन द केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु in the blue stretch and the attach a large number attract a large number of the tourists, है ना। यानी कि 2006 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में फ्लावरिंग हुई थी, है ना। और कौन सी जगह होती है ये भी पूछा सकता है कि नीला करौंजी, या आपसे पूछा जाएगा स्टोबिलेंथस, है ना, कुंथियाना किस स्टेट में पाया जाता है।
तो आप बताएंगे कि ये जो पाया जाता है केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हिल्स एरिया है, जो हिली एरियाज है, उस पे पूरी तरह से फैला रहता है ना। आप इसको गूगल में सर्च करेंगे और देखेंगे, है ना, पूरी तरह से सितंबर और अक्टूबर के महीने में फैला हुआ था और पूरी तरह से नीला दिखाई देता है। क्या खूबसूरत नजारा होता है ना। और जिससे क्या होता है कि बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो, उसके बाद 2006 में हुआ था, अब 6 के बाद 12 साल और जोड़ो, 12 से 18, यानी कि 18 में भी ये फ्लावरिंग हुई थी, ठीक है ना। अब 18 के बाद, ठीक है, अब कब होगी, 18 के बाद अब 30 में होगी, ठीक है, 2030 में होगी, ठीक है, भूलना नहीं, याद रखना है। तो 2030 में, ठीक है, यदि सब कुछ अच्छा रहता है तो हम लोग चलेंगे, ठीक है, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये फ्लावरिंग देखेंगे हम लोग, और उसके बाद से सेल्फी वगैरह लिया जाएगा, है ना। चलो, तो रेडी रहना है, भूलना नहीं है ना। 2030 में अगली बार जब फ्लावरिंग होगी, है ना, स्टोबिलस स्टोबिलेंथस कुंथियाना में, तो हम लोग देखने चलेंगे, ठीक है। ये दुर्लभ नजारा है, 12 सालों के बाद आता है। अब देखो, कह रहा है कि इन इन एनिमल के केस में क्या होता है कि जुवेनाइल फेज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना, प्रियर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन से पहले, है ना। पौधों में तो देखा आपने फ्लावरिंग होती है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एनिमल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं इसका जुवेनाइल स्टेज खत्म हो गया है, अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में है ये, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ए वेरिएबल ड्यूरेशन, ठीक है ना, कि रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है वो वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है ना। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है उसका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, ठीक है, आपको पता ही है। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये तुम्हारा क्या कहते हैं कि 15 साल 13 साल के बाद मतलब एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरह से ये ड्यूरेशन जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकता है। खैर चलो ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, इतना जल्दी घबराते क्यों हो, है ना। क्लास में सामने भी घबरा जाते हो, ठीक है, क्लास में तो 10 ही मिनट में घबरा जाते हो, इतना लंबा सुन लेते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मैं बार बार तुम्हें देखने नहीं आता हूं। अब देखो, कह रहा है कि कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दैट आर द इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। हाँ, अब सवाल आया है तुम्हारे सामने, कह रहा है कि क्या आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में, है ना, ये कौन से मार्क है जिससे पता चलता है कि कोई मैच्योर हो गया है ना। तो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जो बॉयज है ना, जो मेल है उसमें दाढ़ी मूंछों का आना, है ना, उसकी वॉइस में बदलाव आना, ठीक है, ये सारे क्या एक तरह से मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव फेज के क्या एक तरह से सिंबल्स है, फिनोमिनन है, पहचान है, ठीक है। उसी तरह से गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में भी उनकी वॉइस जो होती है हाईली पिच्ड हो जाती है, आवाज मधुर हो जाती है, उसके बाद से उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है ना, सीने का विकास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से और जो पेल्विस भाग है यानी कि कमर वाला भाग होता है थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है। तो दिस इज क्या, दिस इज द मार्क ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज इन द ह्यूमन बीइंग, है ना। आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल होते हैं, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे,
है ना, और मुझे बताएंगे भी। दूसरी बात कह रहा है कि अमॉन्ग द एनिमल एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स बर्ड डू दे लेग ऑल थ्रू द ईयर, है ना। कह रहा है कि क्या एनिमल में पूरे साल भर जो बर्ड होते हैं, बर्ड का एग्जाम्पल लिया है, क्या वो पूरे साल भर अंडे देती है? और इज इट सीजनल फिनोमिनन, क्या ये सीजनल फिनोमिनन है, सीजन सीजन में होता है? कह रहा है, आगे देखें हम लोग, उसके बाद पढ़े हम लोग, पेज को थोड़ा सा बड़ा करूं मैं, हाँ, तो देखिए कह रहा है कि व्हाट अबाउट द अदर एनिमल लाइक द फ्रॉग एंड लिजार्ड, ठीक है। तो आपको पता है फ्रॉग और लिजार्ड कब अंडे देते हैं, पूरे साल भर देते हैं या सीजन में देते हैं? सारा सब सवाल है आपके सामने, है ना, ढूंढिए, है ना, इस लॉकडाउन में घर है, बैठ के ढूंढे आप, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा मैं नहीं बताऊंगा, सारा मैं बता दूंगा तो तुम पढ़ोगे नहीं। अब कह रहा है कि यू विल नोटिस दैट द बर्ड लिविंग इन द नेचर ले एग ओनली इन द सीजनल, है ना, सीजनली, यानी कि देखो जो बर्ड्स हैं यदि वो नेचुरल कंडीशन में रहती है, ठीक है ना, तो वो अंडे सीजनली देती है, सीजन सीजन में देती है। However, the bird in the captivity, है ना, as in the poultry farm, ठीक है, कह रहा है कि कैन बी मेड ए ले एग थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अब बताओ, लेकिन जो बर्ड्स जैसे कि पोल्ट्री फार्म में हम लोगों ने रखा है उसको, ठीक है, वो तो साल भर अंडे देते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो साल भर अंडे देते हैं, इसीलिए तो हमने उसको पोल्ट्री फार्म में रखा है, अंडे नहीं देगी उसको बेच देंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि अंडे दे रही है उससे फायदा हो रहा है हमें, तो इसलिए हम लोग उसको रखते हैं। अब कह रहा है कि इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव बट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, है ना, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे जो मुर्गी अंडा दे रही है, जो बर्ड्स अंडा दे रही है पोल्ट्री फार्म में, वो क्या है, एक तरह से उसके रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं है ना, रिप्रोडक्टिव स्टेज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या है भाई, तब जब है नहीं तो ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ना। अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ, आर्थिक रूप से हम लोग उनका शोषण कर रहे हैं, है ना, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए हम उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, है ना, उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, हाँ, इससे हमारा फायदा भी है। हमने क्या किया है, ये उसके रिप्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, यानी कि हम लोग साल भर अंडे ले रहे हैं उनसे, तो ये हमारा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, हमारा बेनिफिट है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि द फीमेल ऑफ द प्लासेंटल मैमल exhibit the cyclic changes in the activity of the ovaries and the accessory duct as well as the hormone during the reproductive phase। यानी कि क्या होता है, अब देखो कह रहा है कि जो फीमेल ऑफ द प्लासेंटेशन मैमल, कि ऐसे मैमल जिसमें प्लासेंटा हो। अब प्लासेंटा का मतलब बताओ तो, है ना, प्लासेंटा का मतलब बताओ पहले। तो प्लासेंटा का मतलब वही होता है, अच्छा तुम्हें पता है कि बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के पेट में रहता है। आखिर माँ के पेट में जब रहता है तो खाता कैसे है, पीता कैसे है ना, उसे ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है? तो माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसी ब्रिज को, उसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो प्लासेंटल मैमल है उसमें क्या होता है कि उसकी ओवरी में, है ना, प्लासेंटल मैमल की ओवरी में बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। आगे चलिए, थोड़ा सा और है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। कह रहा है कि इन द नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक द काउ, जैसे कि नॉन प्राइमेट में देखा जाए, जैसे काउ में, सीप में, रैट में, डॉग में, टाइगर में, एक्सेट्रा, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। यानी कि देखो, यानी कि उसकी भी ओवरी में यदि बदलाव आता है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है तो उसकी ओवरी में उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस यदि काऊ में है, सीप में है, रैट में है, डियर में है, डॉग में है, टाइगर में है, यानी कि जो नॉन प्राइमेट है उनमें है, तो उसमें इसको कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल, है ना, इसको ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब दूसरी बात, सबसे मजेदार बात ये सुनो, कह रहा है कि वेयर इन द प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट हम लोगों की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना है ना, मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग लग रहा है हम लोगों का ही नाम है ना, हाँ ठीक है, तुम्हारा भी नाम आ गया, ह्यूमन बीइंग। इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना, समझो पहले। कह रहा है कि जो साइकिल है ना, जो नॉन प्राइमेट्स में चलती है उसको ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, लेकिन प्राइमेट्स जैसे कि मैन में चलती है, ह्यूमन बीइंग में चलती है, वो क्या है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनी मैमल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मैं बात बताऊंगा, है ना, अभी मत पूछो। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन द नेचर while the conditions exhibit such the cycle only during the favorable season in their reproductive phase and therefore called the seasonal, है ना, breeders, ठीक है। आगे देखते हैं कि मेनी अदर मैमल्स, कह रहा है कि मेनी अदर मैमल्स आर द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर द रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, एंड हेंस आर कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी कि कुछ में मतलब क्या होता है कि ये ब्रीडिंग फेज या रिप्रोडक्टिव फेज सालों साल चलता रहता है, तो इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरी बात देखो, कह रहा है कि डैट वी ऑल ग्रो, हम लोग सभी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। कह रहा है कि इफ वी लाइव लॉन्ग इनफ, कह रहा है कि इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज बट व्हाट इज मेंट बाय द ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि बूढ़े होने का तुम मतलब बताओ ना अब, है ना, किसी को कह सकते हो कि बूढ़े हो गया, तो क्या बूढ़े होने का मतलब ये कि एक तरह से हम कमजोर हो गए तो बूढ़े हो गए, नहीं, उसका सिम्टम क्या है, कौन कौन सी पहचान है, ये बताना है आपको, क्वेश्चन दे रखा आपके एनसीईआरटी में। द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सेनेसेंस और द ओल्ड एज, कह रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो खत्म हो गया, है ना, उसका एंड होता है, तो हम लोग को एक सिंबल मिलता है, एक संकेत मिलता है कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, बूढ़े हो रहे हैं। अब देखो, कह रहा है कि देयर आर द concomitant, है ना, concomitant changes in the body like the showing of the metabolism, यानी कि बूढ़े होने पे क्या होता है कि एक तरह से कि तुम्हारी बॉडी में क्या होता है कि तुम्हारी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आता है ड्यूरिंग दिस, है ना, लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पान, है ना, लाइफ स्पान के लास्ट स्टेज में। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ, और ये सबको पता है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ, ओल्ड एज जैसे ही आता है ना, हमें मौत के मुंह में ढकेल देता है ना। खैर इसमें किसी तरह का निराश होने की बात नहीं है, ठीक है, ये सबके साथ है, मैन इज नॉट मोर्टल, ठीक है, नॉट इमोर्टल, सॉरी इमोर्टल, यानी कि आदमी का जो शरीर है वो नश्वर है, तो खैर छोटी सी लाइफ है, इसी में जो करना है तुम्हें कर लेना है ना, नहीं तो हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं लाखों लोग और मर जाते हैं, ठीक है, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि तुम्हें भी ये लाइफ मिली है, तुम्हें भी उतना ही टाइम मिला है जितना भगत सिंह को मिला था, तो देखते हैं हमारे, तुम में और भगत सिंह में क्या अंतर होता है, ठीक है। तुम्हारी भी फाइल उसी तरह से बंद हो जाएगी
कि या भगत सिंह की तरह चलती रहेगी हजारों सालों तक, है ना। एक क्रांतिकारी की तरह तुम्हें भी पढ़ा जाएगा कि तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, है ना, 6 महीने के बाद। तो इसलिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो और कुछ अच्छा करो लोगों के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इन बोथ प्लांट एंड एनिमल द हार्मोन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। कि आपको पता है कि 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज, यानी कि ओल्ड एज, इन तीनों फेज में क्या कॉमन है भाई? तो हार्मोन के बदलने से ही आपकी बॉडी में ये बदलाव आते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड द सर्टेन इन्वायरमेंट, ठीक है, फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, है ना, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सारा जो बदलाव आता है तुम्हारी बॉडी में, उसका जिम्मेदार भी कौन है ना, उसके जिम्मेदार भी हार्मोन है, उसी की वजह से बदलाव आता है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक तुम लोगों ने इतना ध्यान से सुना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, मुझे भी चाय पीने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ठीक है, आगे फिर अगले एपिसोड में देखेंगे।